हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हमने प्रीवियस 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, हमने मोशन का बेसिक्स देखा था, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपलिस्टिक चीज़ें थी। अब उसको, वो एक बेसिक था, अब उसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल में या थोड़ा सा सही तरीके से बताया हुआ है कि लॉज के रिगार्डिंग क्या फोर्स और क्या लॉज होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर 9 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। So in the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. तो हमने देखा था मोशन, लास्ट चैप्टर में हमने अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन भी देखा था, सर्कुलर मोशन भी देखा था। फिर हमने स्ट्रेट लाइन में हमने काफ़ी वेरियस टर्म्स के बारे में देखा था कि उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें ये सारी हमने कवर अप कर ली थी। सो वी सॉ दैट अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, समान गति से या गैर समान गति से भी वो हो सकता है। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन।
Why does the speed of an object change with time? Do all motions require a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter, we shall make an attempt to quench all such curiosities. तो अभी हमने ये देखा था कि मोशन है, किस तरीके का है, कैसे है, वो मोशन किस वजह से होता है, उसके कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है, हमने वो नहीं देखे थे. ठीक है, स्पीड क्यों चेंज होती रहती है, हम कहते हैं कि स्पीड चेंज होती, क्यों चेंज होती रहती है, उसके कॉजेज क्या है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. For many centuries, the problem of motion and its causes had puzzled scientists and philosophers. अब यही कि मोशन के रीजंस क्या है, कॉजेज क्या हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स रहे हैं, कि जो साइंटिस्ट वगैरह उनको पढ़ने में या इसको स्टडी करने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर. ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम एक बॉल है, अगर हम उसको फेंकेंगे तो वो क्या करेगी कि जितने हम उस पर प्रेशर लगा के या जितना हम एफर्ट लगा के फेंक रहे, दम लगा के, वो उतनी एकदम तेज़ी से जाएगी और धीरे 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 क्या हो जाएगी, वो स्लो होते होते रुक जाएगी. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो नेचुरल क्या कौन सी होती है, नेचुरली वो किस स्टेट में रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, कि हमें उसको वो चार्ज देना पड़ता है, चलता नहीं रहता कोई भी. जैसे कि कार है, हमने कार का एग्जांपल लिया था, तो कार जब तक हमने उसको स्टार्ट करके हम ड्राइव कर रहे हैं तब तक वो मोशन में है, लेकिन हम हर टाइम फॉर एवर लगातार उस कार को ड्राइव तो नहीं कर सकते, उसको हम रोकते भी हैं, बंद करते हैं, रेस्ट पे वो जाती है. तो इससे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रेस्ट जो है हर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है. दिस रिमेन द बिलीफ until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. अब ये कब तक रहा कि रेस्ट जो है वो नेचुरल स्टेट होती है, ये जो समझा गया, ये सिर्फ तभी तक रहा जब तक गैलीलियो गैलीली और इसाक न्यूटन ने अपनी अप्रोच नहीं दी मोशन के रिगार्डिंग, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ही डिफरेंट थी. तो उसके बाद ये टेंडेंसी भी चेंज हो गई. अब वो क्या थी? So, in our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. ठीक है, कि कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाना पड़ता है ना, कि मान लो बॉल है, तो बॉल को अगर हमें रेस्ट पोजीशन से मोशन पे लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बॉल को फेंकेंगे तो वो मोशन में होगी बॉल. ठीक है, और अगर हमें एक जो बॉल मोशन में है हमें उसको रोकना है तो हम उसको मतलब रेस्ट पोजीशन पे लेके आना है तो हम उसको रोक पाएंगे. रोकेंगे कैसे, हम उस बॉल को पकड़ लेंगे. ठीक है, उस बॉल को ग्रैब करके हम उसको रेस्ट पोजीशन पे, मोशन से रेस्ट पे भी ला सकते हैं, और उसको फेंक के हम उसको मोशन से रेस्ट से मोशन पे लेके जा सकते हैं. तो उसके लिए क्या हो रहा है, एफर्ट तो लग रहा है ना, हमें फेंकने के लिए भी उसमें अपनी एनर्जी डालनी पड़ रही है, दम लगाना पड़ रहा है, फेंकने के लिए भी अपने हैंड का यूज़ करना पड़ रहा है, और उसको ग्रैब करने के लिए भी करना पड़ रहा है. सो वी ऑर्डिनरीली एक्सपीरियंस दैट एज अ मस्कुलर एफर्ट, कि ये मस्कुलर एफर्ट है क्योंकि हम हाथ से प्रेशर डाल रहे हैं, मसल्स का एफर्ट है. एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन. कि या तो हमें उसको पुश करना पड़ेगा कि उस पर हमें अपनी वो एनर्जी डालनी पड़ेगी ताकि वो आगे की तरफ जाए, या फिर हमें पुल करना पड़ेगा, मतलब उसको वहीं पे खींचना पड़ेगा रोकने के लिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश और पुल. तो फोर्स का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, पुश और पुल. फोर्स की डेफिनेशन ही यही है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में. फोर्स क्या है? नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. अब फोर्स ऐसी चीज नहीं है कि जिसको, जैसे हम कहते हैं ना कि इनटैंजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, फील नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता. तो एक तरीके से इनटैंजिबल होता है फोर्स. हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. अब हम फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स का जो इफेक्ट है हम वो देख पा रहे हैं. इट कैन ओनली बी
एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि भाई क्या होता है अगर हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे कि बुक है, हम बुक पे अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगी, बुक की पोजीशन चेंज होगी। हम जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बुक उस डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। कि हमने बुक को पुश कर दिया, ढकेल दिया, तो बुक उस पोजीशन से क्या हो जाएगी, स्लाइड करके दूसरी पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, या जैसे फुटबॉल है, हम फुटबॉल पे हिट करते हैं, हिट करने के बाद ही तो फुटबॉल मूव करना शुरू करती है ना, पहले नहीं करती। या फिर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, ठीक है, धकेलते हैं, तो उससे भी वो क्या होती है, मोशन में आती है। और या फिर हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। अब वो क्यों मूव कर रहे हैं, अब हमने फुटबॉल को किक किया तो किक करने में हमने फोर्स लगाया ना, किक करने के लिए कुछ तो फोर्स लगाया, तभी तो वो बॉल पे फोर्स लगने की वजह से वो बॉल आगे को मूव करनी शुरू हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में एयर की बात करें, हवा है, तो हवा क्या है, हवा की चीज़ कि जब हवा तेज चलती है, थोड़ी सी तेज अगर विंड होती है, हम कहते हैं ना कि विंडी वेदर है, हवा चल रही है, आंधी सी चल रही है, थोड़ी सी तेज हवा है, तो क्या होता है, अगर आप उस टाइम पे, सबसे बेस्ट साइकिलिंग में पता चलता है, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप उससे पता कर सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड किस डायरेक्शन में है, कैसे, विंड के प्रेशर से, विंड के फोर्स से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग करते टाइम जब हम पैडलिंग कर रहे हैं तो बहुत इजीली, हमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा, हमारी ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही पैडलिंग करने में, तो उसका क्या मतलब है कि जो विंड है वो हमारी ही, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में विंड भी मूव कर रही है। तो उससे क्या है कि विंड क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो विंड हमें धकेल रही है, वो धकाव, वो जो फोर्स डाल रही है हमारे ऊपर, वो फोर्स हमें दिख नहीं रहा, लेकिन उसका इफेक्ट हमें पता चल रहा है कि हमें साइकिलिंग में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली अगर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और विंड जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रही है, तो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड मूव करेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आगे को जाने में। क्यों, क्योंकि विंड के प्रेशर की वजह से, विंड का प्रेशर ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो विंड का फोर्स हमें पीछे की तरफ लेके जाएगा, लेकिन हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और हमें मुश्किल होती है आगे तक जाने में। ठीक है, from your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower। वही चीज़ है फोर्स को कि हम पुश कर रहे हैं, अगर हम पुश कर रहे हैं तो हम उसको, जो मोशन है, जिस स्टेट पे अभी वो है, हम उसको मोशन में डाल रहे हैं और फास्टर भी कर रहे हैं, और अगर हम उसको पुल कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं हम उसको, तो हम उसको स्लो भी कर रहे हैं। ठीक है, और हम फोर्स की, वी नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकता है शेप और साइज? बलून लेते हैं, एक बैलून है, ठीक है, बैलून को, इन्फ्लेटेड बैलून है, मतलब फूला हुआ है वो गुब्बारा। अब उस गुब्बारे को अगर हम थोड़ा सा अपने हाथ से बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो बर्स्ट अप हो जाएगा, फट जाएगा गुब्बारा। लेकिन अगर हम हल्का सा, थोड़ा सा अगर हम हाथ से दबाएंगे, तो हाथ से दबाने से उसकी शेप ना चेंज होती है। जिस शेप में हमें वो गुब्बारा जब फूला है तब दिख रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सा दबाएंगे ना, तो वो उसकी थोड़ी सी शेप चेंज होती है। ठीक है, और शेप चेंज होने से भी क्या हो रहा है कि कई बार जैसे जो ऐसा गुब्बारा होता है जिसमें हवा थोड़ी कम है, तो हम जब उसको दबाते हैं उसकी शेप तो चेंज होती है, शेप होने के साथ साथ उसका साइज भी चेंज हो जाता है। कैसे कि जहाँ से हम दबा रहे हैं वहां से वो बीच में से दब जाता है, उधर से निकल जाता है। तो पहले वो गुब्बारा देखने में छोटा लग रहा था, अब क्योंकि वो ऊपर से थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि दब गया है बीच में से, तो वो थोड़ा लंबा लगने लगता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली सिंपल फोर्स, कि हम किसी भी चीज़ पे जब हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो फोर्स है। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अब हम बात करें
बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस्ड फोर्स मतलब कि जैसे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम दो दो तरफ से अगर हम धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को, दोनों तरफ से समान तरीके से ही धक्का लग रहा है, ठीक है, दोनों ही तरफ से बिल्कुल इक्वल। और अनबैलेंस क्या होता है कि एक जगह से क्या है, ज्यादा फोर्स आ रहा है, एक जगह से कम आ रहा है। अब जैसे कि वो पुल दी रोप वाला गेम खेलते हैं ना, कि एक रस्सी है, दोनों साइड, मान लो 2 या 4 पार्टिसिपेंट्स एक साइड होते हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स दूसरे साइड होते हैं, और पुल करते हैं कि देखते हैं कौन पुल कर पाता है, कौन ज्यादा, किस में ज्यादा हिम्मत है, कौन पुल कर पाएगा अपनी तरफ दूसरी पार्टी को। तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों तरफ से ही सेम अगर वो फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो रस्सी वो वहीं पे होगी, मतलब कि ना तो लेफ्ट साइड वाले पर्सन्स राइट साइड जाएंगे, ना राइट साइड वाले लेफ्ट साइड जाएंगे, वो लोग अपनी अपनी ही जगह रहेंगे, क्योंकि दोनों से समान तरीके से ही प्रेशर लग रहा है, समान तरीके से वो फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो जो लेफ्ट साइड पर्सन्स हैं वो तो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो राइट साइड वाले पर्सन्स लगा रहे हैं। तो अब लेफ्ट वाले ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, वो जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट वालों को खींच लेंगे अपनी तरफ, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ज्यादा फोर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है कि एक तरफ ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है, इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं फटाफट से। लेट्स एज्यूम अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। अब एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक। टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर टाइड टू द टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब दो स्ट्रिंग है जिनको हमने नाम दे दिया एक्स और वाई, ठीक है, दो तार ले ली हमने, और उनको क्या कर दिया, उनके जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक लिया है, उसके ऑपोजिट फेज से, मतलब कि एक साइड, जैसे लेफ्ट साइड एक्स डाल दिया, एक्स बांध दी जो तार है, और राइट साइड क्या कर दी, वाई वाली तार बांध दी। इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, द बॉक्स बिगिंस टू मूव टू द राइट, ठीक है। मतलब अगर हमने राइट पे क्या किया है, एक्स वाली तार लगा दी, तो अगर हम एक्स की तरफ से खींचेंगे तार को तो वो बॉक्स किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, और वाई की तरफ से खींचेंगे तो वो वाई की तरफ चला जाएगा। और अगर हम दोनों ही तरफ से खींचेंगे, वही पॉइंट है, दोनों तरफ से हम इक्वल तरीके से खींचेंगे सेम फोर्स डाल के, तो वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो जहां पे वो दोनों तरफ से सेम है वो बैलेंस्ड है, जहां पे एक तरफ ज्यादा है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। वट हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक ऑन अ रफ फ्लोर। अब ये तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल जैसे टेबल थी आप कि भाई ठीक है प्लेन है, अगर हम कोई रफ फ्लोर है, रफ है, जैसे अगर जो ये पुल द रोप वाला गेम का ही एग्जाम्पल हमने लिया, तो इसी में क्या है कि अब एक तो सरफेस है कि प्रॉपर रोड बनी हुई है या फिर मिट्टी है, ठीक है, वहां पे हम कर रहे हैं, और एक है जहां पे रफ है, मतलब गड्ढे हैं या फिर पत्थर वत्थर है, वहां पे रोडे हैं। तो जहां पे गड्ढे हैं वहां पे उनका क्या होगा कि एकदम उनका खुद का बैलेंस बिगड़ जाएगा पर्सन्स का, तो वो इतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे। और या फिर पत्थर है तो वो उनकी, क्योंकि उनका खुद का ही बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो फोर्स में वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जहां पे भी उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा, मतलब कि बैलेंस ना बन पाने का क्या मतलब है कि वो अपना पैर नहीं जमा पा रहे प्रॉपर तरीके से, उबड़ खाबड़ होने की वजह से, गड्ढे होने की वजह से या पथराव होने की वजह से वो अपना पैर जमा नहीं पा रहे, और पैर जमाएंगे तभी वो प्रॉपर तरीके से उसको खींच पाएंगे रस्सी को, ठीक है। अब पैर ना जमाने का क्या मतलब है, हम साइंस में उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। वो फ्रिक्शन उस पे मतलब नहीं लग पा रहा, एक्ट नहीं कर पा रहा फ्रिक्शन, ताकि हम प्रॉपर तरीके से कर पाए। उसकी वजह से क्या है कि जितना फोर्स एक प्लेन एरिया पे जितना फोर्स लगा सकता है एक पर्सन, वो फोर्स नहीं लग पा रहा, कम फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा, फ्रिक्शन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा वहां पे, ठीक है। सो क्या होगा, रफ फ्लोर पे अगर यही बॉक्स है, तो इफ दे पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स,
द बॉक्स डज नॉट मूव, मतलब कि अगर उस पर ज़्यादा हम एफर्ट लगाएंगे, बिल्कुल ज़रा सा कर रहे हैं, ठीक है, ज़रा सा, अरे ले हल्का सा, वो मूव ही नहीं करेगा बॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा तो दम लगाना पड़ेगा ना भाई, वो मूव ही नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पुश। ठीक है, कि जो फ्रिक्शन है वो क्या क्या हो रहा है, वो बॉक्स के ऑपोजिट साइड पे लग रहा है, मतलब वो पुश नहीं हो पा रहा, जितना वो फोर्स लग रहा है उतना फोर्स वो इस साइड से नहीं लगा पा रहे। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर्स रफ सरफेस। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि अब हमने रोप वाले एग्जाम्पल में कि वो जो पर्सन है जो रोप खींच रहे हैं, उन पर्सन का पैर और जो रफ सरफेस है, जो जमीन है, तो उस पे वो एक कांटेक्ट नहीं बन पा रहा प्रॉपर तरीके से, उस कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट बन जाएगा तो उनका पैर क्या है, जम जाएगा, वही जो मैंने बोला, तो वो क्या है, फ्रिक्शन बन जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से वो अपना फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, ये देख लिया हमने। तो अब क्या करता है, जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, थोड़ा सा बैलेंस कर देता है, पुश करने के लिए बैलेंस क्रिएट कर देता है, वहां पे बैलेंस बना देता है हमारा। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, जब हम एक साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन। अब साइकिल चलती कैसे है, जब हम उसको पेडलिंग करते हैं, हम पैडल मारते हैं। अब हम जब पैडल मारना बंद कर देंगे तो धीरे 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 वो क्या हो जाएगी, स्लो होती चली जाएगी। जैसे होता है ना कि स्कूटी में या कार में हम जब तक रेस दे रहे हैं तब तक वो चल रही है, जब हम रेस देना छोड़ देंगे, रेस छोड़ देंगे, तो क्या होगी, वो स्कूटी है या जो कार है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी उसकी रेस। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये भी इसीलिए है क्योंकि वो जो फ्रिक्शन है उससे कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन होने लग जाती है। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग, अब अगर साइकिल को चलाए रखना है तो हमें पैडल मारते रहना पड़ेगा, और पैडल मारते रहेंगे तो क्या होगा, उसका जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली किससे रहेगा, बिल्कुल एक जो रफ्तार में रह रहा है रोड से वो रहेगा, तो वो प्रॉपर तरीके से मूव करती रहेगी। So it thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर फोर्स अनबैलेंस्ड भी है तब भी क्या है कि अगर उसको मोशन में रखना है तो हमें उस पर कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। जैसे कि साइकिल है तो हम पैडलिंग करते रहेंगे तो बेशक से फोर्स अनबैलेंस्ड है, लेकिन पैडलिंग करते रहेंगे तो वो मोशन में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस, चाहे पुशिंग है या पुलिंग है या फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, मतलब कि सेम स्पीड में चल रहा है वो, ठीक है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो जो फोर्स उस पर है वो तो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, मतलब कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। और अनबैलेंस का क्या मतलब है कि उसकी जो स्पीड या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और उस पर क्या हो रहा है, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, द चेंज इन स्पीड वुड कॉन्टिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। मतलब क्या चीज है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसमें क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में कि भाई जो उसकी वेलोसिटी है, इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। तो एक एक्सेलरेशन के लिए, अब वेलोसिटी चेंज होने में हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमें एक मोशन का एक्सेलरेशन देखना है, एक्सेलरेट करना है हमें, तो उसके लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत है। तो जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तब तक ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज होगी या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। However, if the force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. कि अगर हम बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्स है उस पे से वो बिल्कुल हटा देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसी वेलोसिटी पे चलेगा जिस पे वो पहले चल रहा था, मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।
अब हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अब ये जो लॉ है ये किस तरीके से आए और कैसे जो मोशन के रिगार्डिंग जो भी टेंडेंसीज या जो भी ऑब्जर्वेशंस पहले की थी वो कैसे चेंज हुई। By observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. मतलब कि ऑब्जेक्ट्स का मोशन देखा, इसमें सिर्फ क्या चीज देखनी है आपको, गैलीलियो ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा है, गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, उन्होंने क्या चीज बताई कि भाई जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा, वही जो हमने अभी बात की है बैलेंस और अनबैलेंस में भी, कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा तब तक वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म फोर्स होगा, सब कुछ बिल्कुल कांस्टेंट यूनिफॉर्म होगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा। ही ऑब्जर्व्ड that when a marble rolls down an inclined plane its velocity increases। मतलब वही कि अगर हम जरा सा भी अगर बाहर से थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने फोर्स लगाया। ठीक है, अब हमने जब फोर्स लगाया तो उसकी जो स्पीड या उसकी डायरेक्शन है वो चेंज होगी, वो दूसरी हो जाएगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन in the next chapter you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. Its velocity decreases when it climbs up. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स assume a marble resting on the ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left it will roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. If the inclinations of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. तो मतलब क्या चीज है, क्या किया, सिर्फ ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर मान लो एक ट्रैक बना दिया, ठीक है, एक ट्रैक मान लो थोड़ा सा सर्कुलर बनाया, सर्कुलर मोशन में एक ट्रैक बनाया। ठीक है, अब उस ट्रैक से हमने क्या किया, एक बॉल जो है वो रिलीज करी उस ट्रैक से। अब हमने जिस पॉइंट पे वो बॉल रिलीज करी थी, अब क्योंकि वो सर्कुलर है तो वो क्या होगी, जहां से हमने वो बॉल रिलीज करी वो बॉल जाएगी, वो सर्कुलर पाथ, वो सर्कल सर्कल पूरा कवर करके वो वापस से वो सर्कल पूरा करके जहां पे हमने वो छोड़ी थी बॉल, जहां से रिलीज की थी, वो वहीं पे आ जाएगी वापस से। ठीक है, अब वो क्यों आएगी ऐसे, क्योंकि जो ट्रैक था एक्चुअल में वो बॉल गई गई गई, जैसे हमने छोड़ी वो गई और उसने वापस से अपनी फाइनल पोजीशन पे वो आ गई। ठीक है, जो मतलब जहां से शुरू करी थी वहीं पे वो वापस आके रुक गई। ठीक है, तो वो सेम वेलोसिटी रही, सेम सब चीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो आ गई। लेकिन अब अगर वो जो बॉल है सर्कुलर पाथ पे, अब वो बॉल रिलीज करी वहां पे, अगर वहां पे कोई भी उस बॉल पे हल्का सा भी फोर्स लगाता है, मान लो किसी ने उस बॉल को एक दूसरी बॉल से हिट किया, तो अब वो बॉल क्या करेगी, उस बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, उस बॉल की स्पीड चेंज हो सकती है, सब कुछ चेंज होगा। तो क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही उस पर लगा कि दूसरी बॉल ने हिट किया, वो बॉल एकदम से चेंज हो गई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो बस यही एक ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे गैलीली ने बताई अपनी मेथड्स के थ्रू। If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. ठीक है, if the right side plane were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced forces on the marble in this case are zero. मतलब क्या है कि जैसे हमने जो बॉल छोड़ी थी, बॉल रिलीज की, अब हमारे केस में इनके इंक्लाइंड वाले पे मत जाओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह, क्योंकि हमें इतना डीप में टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, हमें सिर्फ लॉ को समझना है कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है।
तो हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि जो हमने वो बॉल रिलीज की, बॉल रिलीज करने के बाद वो बॉल जाएगी और वो बॉल वापस से जहां से रिलीज की थी वहीं पे आ जाएगी उस सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो वहां पे जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या है, जीरो, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स में हमने क्या बात की थी, क्या इंक्लूड हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। एक सिंपलिस्टिक तरीके से अगर मैं कहूं तो बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, बैलेंस है सब चीज़ है। बैलेंस फोर्स में वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, स्पीड भी कांस्टेंट होगी, मोशन भी यूनिफॉर्म है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल थ्रू आउट सेम रहेगा वो बैलेंस्ड में। अब अगर मैं बैलेंस फोर्स पे ही, बैलेंस फोर्स में अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर दूं तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जैसे कि हमने जो रोप वाला एग्जाम्पल अभी लिया, तो उस रोप वाले एग्जाम्पल में क्या है कि मैंने क्या कहा, दोनों तरफ 4 हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो फोर्स उस पे लगा रहे हैं उस रोप पे, वो बैलेंस्ड है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। अब अगर मैं कहूं कि दोनों साइड जैसे 4 थे, अब मैंने लेफ्ट साइड पे 1 और ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पे 5 आ गए और राइट साइड पे 4 आए हैं, तो क्या होगा, वो अनबैलेंस्ड हो गया। क्यों, क्योंकि अब तो इक्वल फोर्स था दोनों साइड से, लेकिन जो 5th अब ऐड किया मैंने लेफ्ट साइड पे, वो 5th भी तो अपना फोर्स लगाएगा ना। तो जब वो 5th फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड को खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स डाला, जब उसमें वो बैलेंस्ड फोर्स में जब मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स डाल दिया तो वो क्या बन गया, अनबैलेंस्ड फोर्स बन गया। ठीक है, तो जब तक मैंने नहीं डाला था तब तक वो बैलेंस था। तो अब ये जो बॉल है, ये बॉल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो जब तक अब ये बॉल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तब तक ये बैलेंस्ड है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमने किसी ने उस पर कुछ छेड़खानी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो क्या है, वो बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही उस बॉल पे हम कुछ भी प्रेशर लगाएंगे, जैसे कि दूसरी बॉल से हिट किया, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना दूसरी बॉल का, तो वो क्या बन जाएगी, अनबैलेंस्ड। तो एक बैलेंस्ड फोर्स में अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। It thus suggests that an unbalanced or external force is required to change the motion of the marble, but not yet force is needed to sustain the uniform motion of the marble. In practical situations, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is because of the presence of frictional force acting opposite to the direction of motion. अब नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि बैलेंस फोर्स है, हम अगर उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद वो अनबैलेंस्ड है। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अनबैलेंस फोर्स जीरो कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी हम क्या करते हैं, हम चलते भी हैं, तो हम किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम कैसे चल पाते हैं, क्योंकि हमारा पैर जम रहा है प्रॉपर तरीके से जमीन पे, अर्थ पे। वो जम कैसे रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, कि हम वो अपनी ग्रिप बना पा रहे हैं। हम कहते हैं ना, ग्रिप बन जाएगी तो प्रॉपर तरीके से होगा, तो वो ग्रिप बना पा रहे हैं। तो एक ये फ्रिक्शन फोर्स है ही है जो हमारी डायरेक्शन से ऑपोजिट एक्ट करता ही है, अपना फोर्स एग्जर्ट करता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स तो एक एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो कभी भी नहीं होता। तो अगर कभी ये कहा जाए ना कि बैलेंस्ड फोर्स में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा या अनबैलेंस्ड फोर्स है वो जीरो हो जाएगा अगर बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब कि अगर ये बोल दिया जाए कि बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स जब होगा तो उस सिचुएशन में अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो होगा। तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलता है जो एक्ट करता है, ठीक है, ऑल द टाइम, हर एक चीज में। ठीक, द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल और अ स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ ल्यूब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन्स। मतलब हम इसको कुछ एक्सटेंट तक मिनिमाइज कर सकते हैं, हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा हम इसको कम कर सकते हैं। Newton further studied Galileo's ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of objects. The three laws are known as Newton's laws of motion. मतलब ये जो लॉ हैं, अब
लॉ किसके हैं? न्यूटन के हैं। जो तीनों लॉज की हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये किसके लॉज है? किसने प्रपोज कर रखे हैं ये लॉज? न्यूटन ने। ठीक है, तो ये कब किया न्यूटन ने? कि जब ये गैलीलियो गैलीली ने अपना ये ऑब्जर्वेशन दी बैलेंस और इनबैलेंस फोर्सेस को लेके, या फोर्स किस तरीके से है उसके बारे में, तो उसके ऊपर अब न्यूटन को और ज़्यादा इसमें दिलचस्पी आ गई कि भाई क्या चीज़ है। तो उन्होंने फिर उनके जो कि भाई फोर्स किस तरीके से और फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है मोशन को, मोशन पे और मोशन को चेंज करने पे, तो उसको उन्होंने क्या किया, फर्दर स्टडी किया, हर सारी ऑब्जर्वेशंस की, सब कुछ देखा। और सब कुछ देखने के बाद उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ लेकर आए मोशन के। ठीक है, और उन लॉ को क्या कहा गया? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उनका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था? उन्होंने क्या दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। सेम चीज जो अभी गैलीलियो गैलीली ने बताई, या जो भी हमने समझी, वही सेम चीज क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने उन्होंने मेंशन की कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर वो अगर मूव भी कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या लिया? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी, स्पीड सब कुछ सेम है, दैट मीन्स उस पर बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, यही हमने पढ़ा। अब जब बैलेंस्ड फोर्स होगा तो कोई भी, इसका मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उस पर नहीं लग रहा। बैलेंस फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा। तो अब जब बैलेंस फोर्स नहीं, बैलेंस फोर्स में अब एक्सटर्नल फोर्स की बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको उन्होंने, न्यूटन ने दिया कि ये पहला लॉ है मोशन का, कि जब तक वो यूनिफॉर्म ही रहेगा, वो बैलेंस ही रहेगा फोर्स, जब तक कोई भी उसको चेंज करने के लिए, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई और फोर्स उस पर नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन in a qualitative way. The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. That is why the first law of motion is also known as the law of inertia. Most important point है। अब first law of motion को क्या कहा जाता है? law of inertia। क्यों कहा जाता है law of inertia? तो उसका रीजन यही है कि जो हम बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं ना, कि बैलेंस फोर्स है कि वो जिस, चाहे वो रेस्ट पे है कि वो चल नहीं रहा, ठीक है, या फिर अगर वो चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, मतलब उस पर कोई भी उसको छेड़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। जैसे हमने बॉल की बात की कि अगर हमने एक सर्कुलर पाथ पे बॉल रिलीज कर दी, तो उस बॉल को अब रिलीज करने के बाद बॉल को छेड़ा नहीं जा रहा, बॉल बस अपना जो सर्कल है वो कंप्लीट कर रही है। तो जब तक उस बॉल को छेड़ा नहीं जा रहा है तो वो अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी पे सेम पे चलती हुई जा रही है। तो उस स्टेट में वो बॉल, उस स्टेट को हम क्या कहेंगे जब हम उसको छेड़ नहीं रहे? इनर्शिया कहते हैं हम उसको, कि वो जो बॉल है वो अपनी स्टेट पे, अपनी ही स्पीड पे, सेम स्पीड पे, सेम वेलोसिटी पे कॉन्स्टेंटली चलती हुई जा रही है, और वो आके अपना फाइनल पोजीशन ले लेगी। तो वो स्टेट क्या होती है? इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia। ठीक है, अब हम कुछ एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि अगर हम एक मोटर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उनको इनर्शिया के लॉ के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि we tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car। अब जैसे अगर हम मान लो हम एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर मोटर कार के एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो मोटर कार में है हम, तो हम आराम से अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, वो जब तक वो मोटर कार चल रही है हम आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा है उसको, जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा, एकदम हम किधर को आते हैं? हम आगे की तरफ आते हैं, एकदम हम, हमारी बॉडी बिल्कुल आगे की तरफ आती है।
जितने ज़्यादा एकदम ब्रेक लगेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस पे ब्रेक लगेंगे, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से हम आगे की तरफ आके गिरते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। कैसे? विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी, जैसे मोटर कार चल रही है जिस स्पीड में, तो हमारी बॉडी भी उसी स्टेट में होती है, ठीक है, सेम स्टेट में होती है। तो अब जैसे ही अब एकदम ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करते ही वो जो कार है वो धीरे हो जाएगी, लेकिन एकदम से उसके धीरे होने से हमारी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती है एकदम से। तो उसको वो बॉडी की स्टेट हमारी, क्योंकि किस में है, वो क्या है, इनर्शिया में, लेकिन वो एकदम से चेंज नहीं होती। कार पे क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, एकदम से आगे की तरफ आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही है बजाय कि उस कार के, क्योंकि कार ने एकदम से अपना फोर्स लूज कर दिया, लेकिन हमारी बॉडी तो उतना ही फोर्स लगा रही थी, तो इसलिए हमारी बॉडी फोर्स लगा रही है, तो हम एकदम आगे को आके गिरते हैं। A sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact or collision with the panels in front. Safety belts are worn to prevent such accidents. Safety belts exert a force on our body to move the forward motion slower. ठीक है, वही चीज़ है कि सेफ्टी बेल्ट क्यों लगाए जाते हैं, ताकि एकदम से हमारी बॉडी, क्योंकि फोर्स में होगी, वो ज़्यादा फोर्स में होगी, और कार एकदम कम हो जाएगी ब्रेक लगाने से उसका फोर्स, तो एकदम हमारी बॉडी आगे आके गिरेगी, तो हमें चोट ना लगे। तो इसलिए सेफ्टी बेल्ट होती है कि सेफ्टी बेल्ट हमारे ऊपर वो फोर्स लगा के रखते हैं कि हमारी बॉडी एकदम से रिलीज ना करे, वो धीरे धीरे उस प्रेशर को, उस फोर्स को रिलीज करे, ताकि हमें कोई इंजरी ना हो। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. Now we tend to fall backwards. अब अगर हम रेस्ट पे हैं, हमारी बॉडी, मतलब हम खड़े हैं बस में, और बस जब एकदम से चलने लग जाती है, तो हमारी बॉडी पे एकदम पीछे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे है, कोई फोर्स नहीं लगा रही, लेकिन बस एकदम से मूव करने लगी तो उसने फोर्स एक्सर्ट किया, तो हमारी बॉडी एकदम पीछे की तरफ जाती है। और ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी का फोर्स ज़्यादा होता है उस टाइम पे, तो हमारी बॉडी कंपैरेटिवली क्या होती है, फिर वो आगे चली जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। नाउ व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। जैसे कि टर्न लेते हैं, स्पीड में लेते हैं, तो हम जिस साइड पे टर्न लिया उस साइड पे हम एकदम से गिरने लग जाते हैं। ये भी किसकी वजह से है, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, अब ये इनर्शिया और मास क्या है। ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कि मतलब अब क्या है कि एकदम जो स्टेट में है, जिस स्टेट में मोशन की, जिस स्टेट में चल रहा है, एकदम से उस पर वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है कोई भी चेंज। जैसे कि अब हमारी बॉडी अगर ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाते ही हमारी बॉडी तो उसी स्टेट में थी ना, उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, एकदम से उसने कार के ब्रेक के साथ अपने फोर्स को लूज नहीं किया, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है एकदम से। इफ इट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, एकदम वो मूव कर रही है तो वो मोशन पे ही रहती है। इसीलिए हम ये चीज़ें देखते हैं कि कभी हमारी बॉडी बैकवर्ड्स जा रही है रेस्ट में है तो, या फिर मोशन में है, फिर रेस्ट ब्रेक लग रहा है तो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इनर्शिया कह देते हैं। ठीक है, a force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. ठीक है, this is because in comparison to the cart the train has a much lesser tendency to change its state of motion. मतलब कि अगर एक ट्रेन है वो चल रही है, ठीक है, अब हम ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हैं, ट्रेन चल रही है, उसमें अब जो पैसेंजर्स हैं, अब एक पैसेंजर गए, उनका जो सामान था उन्होंने वो ट्रेन में रख दिया। अब अगर उन्होंने, ट्रेन तो चल रही है, चलती चलती ट्रेन में अगर उन्होंने अपना उस सामान उस ट्रेन में जो रखा था उसको उठा लिया, तो उससे ट्रेन की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मतलब ट्रेन के मोशन पे, उसकी स्टेट पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया दैन द कार्ट। मतलब कि ट्रेन का ज़्यादा इनर्शिया है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ज़्यादा जगह है, तो इसीलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर
लार्जर इनर्शिया, कि कितना जितना ज़्यादा भारी है, जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, और जितना कम होगा उसका उतना कम इनर्शिया होगा। तो कम इनर्शिया वाले का ज़्यादा इनर्शिया वाले पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो इनर्शिया is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or object or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. Inertia तो क्या, नेचुरल टेंडेंसी जिसपे कि एक स्टेट पे जहाँ पे जिसमें वो ऑब्जेक्ट है और वो कोई भी स्टेट चेंज करने के लिए एकदम से बॉडी रेजिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है। और मास क्या है कि वो जो इनर्शिया की कम को मेजर करना क्या बोलते हैं, उसका मास है वो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के मास से पता चलता है कि इनर्शिया उसका कितना ज़्यादा होगा, कि बड़ा है या हैवी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा गाइस, इजी, मैंने बहुत इजी तरीके से इसलिए समझाने की कोशिश की है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछ लिया जाता है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आए, डाउट आए, नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।